वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। आज का जो सेशन है वो हम शुरू करेंगे सीधा एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उससे। और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं चैनल से, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस करंट अफेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। शुरू करेंगे हम लोग आज का जो पहला आर्टिकल है ये रिलेटेड है किसानों के आंदोलन यानी कि एमएसपी से रिलेटेड है, जिसको लेकर डिमांड चल रही है। इससे रिलेटेड वीडियो एक ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर डाला है 2 दिन पहले, तो आप एमएसपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, आप उससे समझ भी सकते हैं। पर जानेंगे हम आज के आर्टिकल में क्या है। ये आर्टिकल में राइटर जो ये कहते हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, एक फेडरेशन है 500 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने ये कहा है कि अपने एजिटेशंस को और इसको बढ़ाएंगे, अपने विरोध को और तेज करेंगे अगर सेंटर उसको डिमांड नहीं मानती है। और इन किसानों की अभी तक जो डिमांड थी वो ये थे कि 3 जो ये कृषि विधेयक है, कृषि कानून है, इन तीनों को कंप्लीटली वापस ले लिया जाए, मतलब इनको खत्म कर दिया जाए। और इसी के विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद का भी आह्वान किया है। दे हैव कॉल्ड फॉर भारत बंद ऑन December 8 अगर ये कानून जो है इट्स नॉट बीइंग रिपील्ड। क्या है ये कानून? तो ये कानून बेसिकली ये है, मैंने आपको बताया भी है, ये एग्रीकल्चर पहला जो कानून था वो एग्रीकल्चरल को मोर खेती को सिक्योर बनाते हैं, जैसा गवर्नमेंट का कहना है, जो गवर्नमेंट का बिल्स है उसके अकॉर्डिंग, कि खेती को और सिक्योर बनाएंगे, ल्यूक्रेटिव बनाएंगे। और दूसरा इसमें ये इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट का ये कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो चलते रहेगा, लेकिन किसानों को ये डर है कि इससे जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो ख़त्म हो जाएगा और जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनके ऊपर, उनके मर्सी पे, उनके ऊपर मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे बोलते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने ये कहा है, अभी तक कहा है कि 8 संशोधन, 8 अमेंडमेंट्स लाने के लिए गवर्नमेंट इज़ रेडी। तो क्या अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट कह रही है? गवर्नमेंट इज़ सेइंग कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की लैंड ना जाए, उसके लिए प्रोविज़न दे आर गोइंग रेडी टू मेक द गवर्नमेंट। उसके अलावा गवर्नमेंट इज़ रेडी फॉर इस बात के लिए कि ग्रेवेंस रिड्रेसल वो सिविल कोर्ट्स में होगा रेदर देन जस्ट इन ऑफिस ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो जो सिर्फ एसडीएम के यहाँ जो ग्रेवेंस रिड्रेसल था उसको सिविल कोर्ट में भी उसको किया जा सकता है। इस तरीके के 8 संशोधन जो है सरकार जो है इट्स रेडी टू ब्रिंग, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि ये जो कानून है वापस नहीं होंगे। नाउ अब ये इम्पॉर्टेंट है इसको जानना कि किसान जो है इस पे बिल्कुल ही अड़े हुए हैं कि इन कानूनों को वापस कर लिया जाए। नेक्स्ट राइटर क्या कहते हैं? राइटर इज सेइंग कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो एमएसपी है उसको निर्धारित किया है, जो फार्म प्राइसेस है उसके ऊपर 50% मोर देन द इनपुट कॉस्ट, लेकिन उस इनपुट कॉस्ट में जो लैंड है, लैंड की रेंट को नहीं लगाया है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी कैलकुलेट करते समय जो लैंड की जो कीमत है उसको भी इंक्लूड किया जाए। ओके, सो दैट्स वन डिमांड ऑफ किसान। उसके अलावा अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है और ये भी इम्पॉर्टेंट है ये भी जानना कि सिर्फ एमएसपी या सब्सिडीज़ के आधार पे जो खेती है उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट के अपने पॉइंट्स हैं कि इसी को इम्प्रूव करने के लिए, फार्मर्स की आय को बढ़ाने के लिए, डबल करने के लिए ये ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे, बट कहीं ना कहीं किसान को ये ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया गया। सो दैट्स आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग दैट। नाउ ये जो आर्टिकल है ये भी इसी से रिलेटेड है, तो इसको भी हम देख लेते हैं साथ में। इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि 2016 में किसान जो पीएम है उन्होंने कहा था कि 2022 तक जो फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कर दिया जाएगा। उसी के लिए 3 बिल लाए गए। सितंबर 2020 में 3 बिल लाएगा जो एक्ट बना। इसमें यह था कि एग्रीकल्चरल मार्केट को उसको लिबरलाइज करेंगे और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग बैरियर है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसको करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये 3 बिल ले आए थे जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में समझाए भी हैं पहले के। सो ये बिल्स में लेके आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक नया मैकेनिज्म लाया, 1 नेशन 1 मार्केट, इसका भी नाम दिया। मतलब आसानी से अपने प्रोड्यूस को, कोई पंजाब का किसान है वो तमिलनाडु में अपने सामान को बेच सकता है ईजिली, इसके भी प्रोविजंस किए गए। सो ये जो सोच थी वो अच्छी सोच के साथ इसको लाया गया था, लेकिन अब हुआ ये कि इसको सही ढंग से इसको कम्युनिकेट भी नहीं किया गया
और दूसरा ये है कि जो किसान हैं उनको प्रॉब्लम थी एमएसपी और ये एपीएमसी को लेके। अब क्या प्रॉब्लम है, अब एपीएमसी को लेके क्या प्रॉब्लम है? एपीएमसी को लेके प्रॉब्लम ये है, किसानों का ये कहना है कि एपीएमसी जो सिस्टम है, जो मंडी सिस्टम है, जहाँ मंडी में ले जाके सामान बेचते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जहाँ चीज़ें मिलती हैं, तो उसको ख़त्म कर देगा ये सिस्टम। ये जो 3 बिल है, इसमें ये प्रोविज़न है कि प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं वो भी किसानों से सामान खरीद सकती है मंडी के बाहर, और मंडी के बाहर कोई फिक्स कीमत नहीं है कि वो न्यूनतम पे खरीदेंगे या ज़्यादा पे भी, उससे ज़्यादा पे भी खरीद सकते हैं, उससे कम पे भी खरीद सकते हैं। तो किसानों का ये कहना है, बेसिकली जो पंजाब हरियाणा के हैं, उनका ये कहना है कि इस मंडी सिस्टम को ख़त्म ना किया जाए, और ये मंडी सिस्टम में जो अरहतिया हैं, जो एक तरीके से बिचौलिए हैं, उनकी रोजी रोटी भी ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज उनके थ्रू अगर सामान नहीं बिकेगा तो वो नहीं होगा। दूसरा, एपीएमसी में मंडीज़ में ये है कि टैक्स लगता है, जो भी आप सामान बेचते हैं तो उसमें कुछ कमीशन कटता है, तो वो कमीशन अगर कटेगा और वही सामान को बिना कमीशन के बाहर अगर बेचा जाएगा तो बाहर किसान बेचेंगे और मंडी सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये किसानों का डर है। और दूसरी बात ये भी है कि जब मंडी कमज़ोर पड़ जाएंगे तो अपने मनमाने दामों पे जो प्राइवेट पार्टी से वो खरीदेंगे। तो ये डर है इसका, जो किसान है उनका ये डर है। गवर्नमेंट ने हालांकि कहा है कि एमएसपी सिस्टम चलता रहेगा, बट ये जो डर है अभी फ़िलहाल वो किसानों की बात है, वो ये बेसिकली उनकी ये बात है जो मैंने आपको समझाया ना। अब ये राइटर इसमें ये कह रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग आंदोलन हुए, जो 1970s में कई किसान आंदोलन हुए। एमडी नंजुंदा स्वामी ये थे, शरद जोशी थे, महेंद्र सिंह टिकैत, ये काफ़ी पावरफुल नेता रहे किसानों के, और 70s और 80s में ये काफ़ी आंदोलन हुए। 1980s में तो एक बहुत बड़ा आंदोलन ऐसा हुआ था जिसमें जो महेंद्र टिकैत थे, इन्होंने पूरी दिल्ली को जाम कर दिया था। कई किसान जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से वो आके पहुंच गए थे और पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर खड़े कर दिए थे। और उसके बाद उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, और उनकी समझौता हुआ था, और उस समझौते के तहत पावर है या इरिगेशन के लिए जो कॉस्ट थे उसको कम किया गया। उनको उससे रिलेटेड कुछ डिमांड्स थी किसानों की, तो उसके लिए सेम पैटर्न पे कि ट्रैक्टर्स लाके पूरे दिल्ली में सीज करने का, दिल्ली को जाम करने का जो पैटर्न था वो उसी समय से चला आ रहा है। तो वही ऑथर ये कह रहे हैं कि उस समय के जो किसान थे, किसान जो नेता थे, वो बहुत पावरफुली ढंग से इसका आंदोलन करते थे। उसी तरीके का पैटर्न हम अभी देख रहे हैं। ये बातें हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी बात कर लिया है। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक समझ भी लिया होगा कि सरकार का क्या कहना है कृषि बिल पे, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, और जो लोग हैं उनको क्या डर है। तो कल मैंने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आपको बताया था, स्टैटिस्टिक्स मैंने उसमें दिया था, जो आया था उस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू समझाया था कि क्यों ये आंदोलन मैक्सिमम पंजाब में है और कुछ पार्ट उसका हरियाणा में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। तो इसीलिए इसको आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ों को। नाउ अगर आपको इससे अगर स्टिल इफ़ यू हैव डाउट इन दिस देन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो एग्रीकल्चरल बिल से रिलेटेड या एमएसपी से, यू कैन आस्क इन टू द कमेंट। नाउ अनदर इज़ रिगार्डिंग दिस थिंग, ये कल भी हमने कवर किया था, कल मैंने आपको बताया भी था, इसमें क्वेश्चन भी दिया था मैंने, अगर आपने ध्यान से कल का अगर सुना होगा, वो था ये रजनीकांत से रिलेटेड, कि रजनीकांत ने अनाउंस किया है कि जनवरी 2021 में ये पॉलिटिक्स में एंटर होने जा रहे हैं और तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस में अपनी पार्टी खड़ा करेंगे। ना मैंने कल आपसे ये पूछा था कि कौन कौन से ऐसे नेता रहे या ऐसी पार्टीज़ रही जहाँ पे जो सुपरस्टार रहे फिल्मों के वो उसमें आए, उसमें जो पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में आके इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, या चीफ मिनिस्टर बने, या कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड किया। कल मैं आई हैड आस्क यू दिस क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल भी आया है। कल ही मैंने ये आपसे पूछा भी था, अगर आपने आंसर लिखा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर उसको डालिएगा। तो इसमें वही चीज़ आई है, और उसमें राइटर का भी सेम चीज़ कहना है कि 1977 से तमिलनाडु में 2 पार्टीज़ हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद उस समय जो एमजी रामचंद्रन थे एआईएडीएमके के, और जे जयललिता, तो जे जयललिता खुद ही अपने आप में स्टार थी, और सुपरस्टार फिल्मों में रहने के बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी। और उसके बाद आए रजनीकांत, अभी जो एंट्री करने जा रहे हैं। तो रजनीकांत भी एक बहुत बड़े सुपरस्टार है।
तो राइटर इज सेइंग कि सेम जो पैटर्न है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में वो है, कंटिन्यू हो रहा है। और वो कितना सक्सेसफुल होगा, अपने करिश्मा या सुपर स्टारडम से कितना वो अचीव कर पाएंगे पॉलिटिक्स में, दैट विल हैव टू सी। बट राइटर इज सेइंग कि 10 to 15% जो वोट है अभी भी ऐसा है जो कि डीएमके या एआईडीएमके इन दोनों में से किसी को भी नहीं जाता है। सो वो ऐसा वोट कैप्चर कर सकते हैं रजनीकांत, अगर उनको अट्रैक्ट कर ले तो। सो ये कल का प्रेडिक्टेड लाइन पे, सो दैट वी हैव कवर्ड। नाउ दिस पर्टिकुलर इज रिगार्डिंग द यूपी ऑर्डिनेंस, और ये जो धर्म परिवर्तन वाले कानून से लेके है, तो कल ही मैंने इसको कवर किया था। कल के जो आर्टिकल है कल के करंट अफेयर्स में, इसको हमने डिटेल में कवर किया था, और उसमें मैंने बताया भी था कि कौन कौन से कौन कौन से जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2014 का जजमेंट ही मैंने बताया था। तो सेम इशू पे है ही वो चीज़। तो कल का आप आर्टिकल देख सकते हैं, तो यू विल गेट अ आइडिया कि क्या है और किस तरीके से पुराने इसमें जजमेंट रहे हैं। ओके, नाउ विल मूव टू बेसिक न्यूज़। जो बेसिक न्यूज़ है वो हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट न्यूज़ इज़ ये रिलेटेड है वैक्सीन से। सो जो ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई है, तो उसमें हमारे पीएम ने कहा है कि जो वैक्सीन है बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी, और रेडी होने के बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो भी नीडी है उनको। सो इसी मीटिंग में बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, कोल्ड चेन सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए, एंड बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रिक्वायर्ड है। एक और ये भी है कि जो इसी ऑल पार्टी मीटिंग्स में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उन्होंने डिमांड किया है कि उनका जो जीएसटी लैग है या जीएसटी में जो कमी हो गई थी उसको पे आउट किया जाए, और फाइनेंशियल एड भी चाहिए उनको अगर कोरोना की वैक्सीन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर काम करना है तो। सो दैट इज़ वन पार्ट रिगार्डिंग कोरोना वैक्सीन। यहाँ पे एक ये है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, तो कैनेडियन जो पीएम है, उन्होंने जो कुछ रिमार्क किया था फार्मर प्रोटेस्ट को लेके, भारत में जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसको लेके, तो इंडिया ने उसका विरोध किया है। और कैसे किया है, वो कैनेडियन हाई कमिश्नर जो है उनको बुला के कन्वे किया है ना। मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये अंडरलाइन की है, डीमार्के। तो आप इसको बताइए कमेंट में कि ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने रेड स्ट्राइक डाउन किया हुआ है। तो व्हाट इज़ दिस, ये कह रहा है कि समन टू मिनिस्ट्री एंड हैंडेड ओवर अ डीमार्के इन दिस रिगार्ड। तो ये क्या शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, डेट आप कमेंट में इसको ज़रूर लिखिएगा। इट्स रिलेटेड टू फॉरेन रिलेशन, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो आप उसको ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिए कि ये क्या है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इट्स रिलेटेड टू जो इम्पोर्टेंट इशू है दैट वी विल टेक अप रिगार्डिंग दिस थिंग। एक ये इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर है दिनेश्वर शर्मा। तो ये ध्यान रहे, इसको पीएम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कंडोन किया है, इनकी जो डेथ हुई है कंडोलेंस अपना एक्सप्रेस किया है। तो ये लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये आईबी चीफ भी थे दिनेश्वर शर्मा, और इनकी डेथ हो गई है, 66 एज थी। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये 1979 बैच के आईपीएस थे फ्रॉम बिहार, और इंटेलिजेंस ब्यूरो 2014 से 2016 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे, चीफ थे, आईबी के चीफ थे, आईपीएस ऑफिसर थे, और लक्षद्वीप के अभी एडमिनिस्ट्रेटर थे। और अलग अलग जगहों पे उन्होंने रोल प्ले किया है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कश्मीर हो, वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो ये आपको नाम याद रहे कहीं अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और पीएम और जो होम मिनिस्टर है दोनों ने कंडोलेंस दिया है इसको। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। दिस इज़ बाकी चीज़ें हैं अमेरिका चाइना के ऊपर, सो वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जो सेम न्यूज़ है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग न्यूज़। ये न्यूज़ है वेस्ट एशिया से। तो वेस्ट एशिया में क्या न्यूज़ है, वेस्ट एशिया में न्यूज़ ये है कि कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन है। तो डिप्लोमेटिक टेंशन इस बात को लेके है कि एक तरफ तो सऊदी अरेबिया है और उसके साथी हैं यूएई, बहरीन एंड इजिप्ट। इन्होंने अपना टाइज जो है, रिलेशन है कतर के साथ में, वो ख़त्म कर दिया था 2017 में। किस बात को लेके ख़त्म कर दिया था कि उनका ये कहना था कि जो कतर है, जहाँ पे कि दोहा है, वहाँ पे वो कंट्री रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट है उसको बढ़ावा देता है, और ईरान के साथ तो उसके संबंध है।
तो इसीलिए सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, इन्होंने अपने रिलेशन कट कर दिए थे कटर को लेके। नाउ अब अमेरिका के प्रयास से, माइक पॉम्पियो के प्रयास से इन कंट्रीज़ के बीच में समझौता या बातचीत हो रही है जिससे कि इनके रिलेशन ओके हो सके। तो मैंने इसको कई बार आपको बता चुका हूँ कि क्यों सऊदी अरेबिया और ईरान में टसल रहता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू मैनी टाइम्स। तो एक बार फिर आप ये जो कंट्रीज़ हैं सारी, ये सब कंट्रीज़ आप मैप में एक बार देखिए और सभी की जो कैपिटल है वो आप कमेंट्स में लिखिए। सऊदी अरेबिया, बहरीन, इजिप्ट, यूएई, कतर, इन सब की क्या क्या कैपिटल्स हैं ये आप देखिए और मैप में इनको मार्क करिए कि कहाँ कहाँ पे हैं। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्यों ये सब कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान को टैकल करने के लिए इनसे हमारे अच्छे रिलेशन बने रहे, ऑलरेडी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। फर्स्ट थिंग वो हो गया। दूसरा ये है कि हमारे काफ़ी जो लोग हैं इन कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो एक तो वो हो गया, हमारी इंडियन डायस्पोरा इज़ देयर। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी अच्छे पार्टनर्स हैं ये पूरा गल्फ़ एरिया। और प्लस वहाँ से जो रेमिटेंसेस आते हैं, जो बाहर वहाँ पे जो काम कर रहे हुए लोग जो पैसा भेजते हैं, तो वो भी भारत की इकोनॉमी के लिए बेनिफिट करता है। तो हर पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल भी रीज़न है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, और बाकी हमारी इंडियन डायस्पोरा है इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से। तो हर हिसाब से ये कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कोई भी न्यूज़ होती है तो हमें नज़र रखनी चाहिए इस पर। हमें काफ़ी क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में। ना दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये जो टर्किश प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उन्होंने कहा है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उसको कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन जो है उसको कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन इज़ अ मेंटल केस। और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट जो फ्रांस के जो लोग हैं उसको हटा देंगे, और उनको कह रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन को कि चेकअप वकअप कराना चाहिए इस तरीके की बात। तो आपको मैं बैकग्राउंड बना दूँ। बैकग्राउंड ये है कि मेडिटेरेनियन सी है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में डिस्प्यूट चल रहा है टर्की और ग्रीस को के बीच में। किसको लेके? नेचुरल गैस को लेके। तो ये डिस्प्यूट में फ्रांस ने ग्रीस को सपोर्ट किया था, तो उसको, और एक दूसरी साइड में टर्की है। टर्की अपना एरिया बताता है, कुछ एरिया उस सी में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी है, और ग्रीस अपना एरिया बताता। तो उनके बीच में टसल था, तो उसमें फ्रांस ने ग्रीस का सपोर्ट किया था। तो उसी से टर्की जो है फ्रांस से टसल चल रही है। पहली चीज़ ये। दूसरी, अभी कुछ दिन पहले आर्मेनिया और अज़रबैजान इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। तो फ्रांस जो है आर्मेनिया को बैकअप किया था और टर्की ने अज़रबैजान को बैकअप किया था। नगरानो कराबाग रीजन को लेके वहाँ पे लड़ाई थी। सो इसमें हुआ ये कि चूँकि अज़रबैजान जो है मोस्टली मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम ज़्यादा है, तो टर्की और पाकिस्तान ने उसको बैकअप किया था। और फ्रांस में, आर्मेनिया में क्रिश्चियन है, तो फ्रांस ने आर्मेनिया को बैकअप किया था, तो उसको लेके भी टसल था। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ टेंशन बने हुए हैं टर्की और फ्रांस के बीच में लेके। उसके अलावा अगेन जो फ्रांस में जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को लेके फ्रांस में क्रैकडाउन किया गया, वो भी चार्ली हेब्दो के बाद में काफ़ी क्रैकडाउन वहाँ पे हो रहे हैं। और फ्रांस ने जो ब्लास्फेमी लॉ है उसको नकार के ये कहा कि कार्टून बनाने की आज़ादी है, किसी के भी कार्टून आप बना सकते हो। तो इस तरीके का जो है वो कानून है फ्रांस में, और वहाँ के प्रेसिडेंट ने इसको सपोर्ट भी किया था। तो बीच में काफ़ी इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म भी देखने को मिला फ्रांस में। सो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको लेके टर्की और फ्रांस में काफ़ी टसल है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि टर्की, और ये इसका भारत पे भी इम्पैक्ट है, क्योंकि भारत पे भी इम्पैक्ट इसलिए है कि फ्रांस इज़ ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर है, और फ्रांस से ही हमने हथियार भी काफ़ी ख़रीदे हैं, रफ़ाल भी लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के साथ हमारे अच्छे संबंध है। टर्की के साथ भी हमारे अच्छे संबंध थे, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था उसका इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट टर्की भी था। उस समय के जो उसके लीडर्स थे, हमारे लीडर्स के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा नॉन अलाइन मूवमेंट पे काम किया था, और टर्की के साथ अच्छे संबंध रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से टर्की के जो प्रेसिडेंट है उनके हरकतों की वजह से टसल बना हुआ है, क्योंकि टर्की जो है पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है कश्मीर के इशू पे, एंड टर्की जो है ये भी कोशिश करता है कि हर मुस्लिम इशू पे भारत को टैकल करने के लिए। तो कुछ संबंधों में प्रॉब्लम आई है, और उसका रीज़न ये है कि पहले जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, और उसका जो मेन केंद्र था वो टर्की इस्तांबुल था। और वहाँ पे जो उसका अभी जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप को एक तरीके से वो उसी समय के राजा महाराजाओं की तरह एक्ट करने का काम कर रहे हैं, उस समय के सुल्तान की तरह, और वो चाहते हैं कि जितना भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन सब का लीडर बन जाए टर्की।
हालांकि इसका कोई वैधता नहीं है, लेकिन वो उस तौर पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली वो एक ग्रेटर इस्लामिक सुल्तनत खलीफा पहले जैसे था, खलीफत की तरह वो एक्ट कर रहे हैं और सभी का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। लेकिन आज के टाइम में वी ऑल नो कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, सभी कंट्रीज़ अलग अलग है, और चाहे गल्फ़ कंट्रीज़ हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, हालांकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वो कभी भी टर्की को अपना लीडर एक नहीं मानेंगे कि वो अकेला खलीफात का वो हो। तो टर्की लेकिन उसी मूड में जी रहे हैं कि एक वो ग्रेट ऑटोमन एम्पायर के वो सुल्तान हैं और जितनी भी कंट्रीज़ हैं सारी मुस्लिम कंट्रीज़ उनके अंडर काम करें, इंक्लूडिंग सऊदीज़, मलेशिया, पाकिस्तान, अफ्रीका की। तो इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही वो टफ स्टैंड लेते हैं अपने आप को ये शो करने के लिए कि वो सबके लीडर हैं। तो जो भी हो, चाहे इंडिया हो, इंडिया के साथ भी वो टसल कर लेते हैं, और फ्रांस के साथ तो खैर उनके रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं, रिलीजियस रीजंस हैं, दैट्स वाई इज टेकिंग सच अ स्टैंड। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग चाइना। तो चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बना लिया है, मतलब अपना एक सूरज बना लिया आर्टिफिशियल, और उसका HL2M टोकोमैक रिएक्टर बनाया है, और उसमें एक सूरज बनाया है आर्टिफिशियल, और ये सूरज जो है एक्चुअल सूरज के 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर उसका होगा, और उसको टेस्ट करने के लिए बनाया है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है सन में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा था ये कि फ्यूज़न कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, तो आज आप कमेंट में लिखिएगा कि न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिज़न में क्या डिफरेंस है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है एंड न्यूक्लियर फिज़न क्या है, ये आप बताइएगा। और सन में जो रिएक्शन होता है, सन की जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, आप उसको लिखिएगा। न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम में क्या डिफरेंस है, यही मैंने पूछा था कि न्यूक्लियर बम हाइड्रोजन बम में क्या डिफरेंस है, और न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिज़न में क्या डिफरेंस है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने आप कल ही पूछा था और आज ही ये एक इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल भी आया है। HL2M टोकोमैक रिएक्टर, ये याद रखिएगा, एक आर्टिफिशियल सन की तरह बनाया है चाइना ने। ओके, नाउ दिस इज रिलेटेड टू बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्या किया है कि 1600 रोहंग्या, ये रोहंग्या जो थे, रेफ्यूज़ी थे, उनको एक नए आइलैंड पे बसाने के लिए लेके गए हैं, और 1 लाख रेफ्यूजीज़ जो है वो म्यांमार से भाग के आए थे बांग्लादेश में। मोस्टली ये मुस्लिम हैं, मुस्लिम रोहिंग्यास हैं। तो उनको बांग्लादेश ने एक अलग आइलैंड पे रखने की बात की है, एक तरीके से कैंप में। तो ये बांग्लादेश ने डिसीज़न लिया है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भारत में भी CA का कानून आपको याद होगा कि आया था, और उसमें भी यही बात कही गई थी कहीं ना कहीं कि जो NRC होगा उसमें जो इलीगली रह रहे हैं उनको एक अलग जगह पे लेके जाया जाएगा, और फिर उनको सोचा जाएगा क्या करना है। तो बांग्लादेश ने ऑलरेडी वो सेम काम कर लिया है कि वहाँ पे जो रोहिंग्याज आए हैं उनमें से 1600 रेफ्यूजीज़ को अलग जगह पे लेके जा रहे हैं, और पूरे जितने भी 1 लाख जो इलीगली जो बांग्लादेश में रह रहे हैं एज ए रेफ्यूजी, उन सबको अलग ढंग से अलग जगह कैंप में लेके जा रहे हैं, और उनको वहाँ पे रखेंगे टिल नेक्स्ट डिसीजन, जब तक कि उन पर कोई डिसीजन नहीं हो जाता कि वो कहाँ जाएंगे। ओके, सो नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग RBI। तो RBI के बारे में मैंने बताया था कि HDFC पे उन्होंने टाइटनिंग की है। तो सिमिलरली RBI, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्योंकि RBI ये बार बार न्यूज़ में आएगा, तो सेम क्वेश्चन आई विल आस्क यू टुडे कि RBI क्या है, कब इसका गठन किया गया था, क्या इसके मेजर प्रिंसिपल्स हैं, और क्या फ़िलॉसफी पे ये काम करता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप जाइए RBI की वेबसाइट देखिए, उसको पढ़िए, और कुछ थोड़ा फिर और गूगल करिए। बेस्ट इज़ RBI वेबसाइट। RBI के वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ मिलेगा, तो आप उसको स्टडी करिए। उसके कौन कौन गवर्नर रहे हैं, क्या RBI कब गठन हुआ, क्या उसका प्रिंसिपल है, तो उसको अराउंड 250 वर्ड में सारी चीज़ों को समराइज़ करके आप ज़रूर उसका आंसर लिखिए, और नहीं तो कम से कम शॉर्ट में लिखिए आंसर, क्योंकि RBI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन अभी गवर्नर है, शक्तिकांता दास थे। तो ये सब आपको चीज़ें क्लियर हो, तो दिस इज़ माय क्वेश्चन। ये इकोनॉमी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर आंसर करिए, लॉन्ग में नहीं तो एटलीस्ट इन शॉर्ट पॉइंट्स जो हैं उसके ज़रूर आप लिखिए, क्योंकि RBI बार बार आएगा, बार बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाएगी, और बैंकिंग में हम सभी का इंटरेस्ट होता है, सभी का पैसा इन्वॉल्व रहता है, आम आदमी का भी एक पैसा है वो बैंक में रहता है। तो इन सभी बैंक का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो आपको बिल्कुल, अगर आप नॉर्मल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ही आपको आरबीआई का एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप इसको ज़रूर आरबीआई के बारे में मुझे बताइएंगे कि कब गठन हुआ और किन चीज़ों पे ये काम करते हैं। सो दैट्स रिगार्डिंग आरबीआई। सो इकोनॉमी हमने कवर कर लिया एंड वी हैव कवर इंटरनेशनल रिलेशंस और रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो। सो मेजर जो इशू है वो चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट और एग्रीकल्चर बिल से रिलेटेड, तो इस पे हम ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं एंड विल कीप ऑन कवरिंग दिस। ना इंपॉर्टेंट ये भी है एक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ अगेन द आरबीआई इज इन द न्यूज़। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अनाउंस की गई। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसने जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अनचेंज रखे हैं। ना मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रेपो रेट एंड व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट। आप ये ज़रूर बताइए। जो लैंडिंग रेट होता है ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कई बार। रेपो रेट क्या है, लैंडिंग रेट होता है रेपो रेट, वो 4% पे फिक्स रखा है। तो नाउ क्वेश्चन इज, पहली क्वेश्चन ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होती है आरबीआई की। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, अभी हाल ही में ये चेंज हुई थी और नए मेंबर्स इसको ज्वाइन किए थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, कौन इसके मेंबर है अभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ रेपो रेट, ओके, एंड व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट, बट आई एम आस्किंग यू अगेन क्या है ये। ओके, सो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने उनकी अनाउंस किया है कि जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो स्टडी रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो आप ये जो क्वेश्चन पूछे मैंने इकोनॉमी से रिलेटेड, आप उसको ज़रूर आंसर करिएगा एंड आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आप जो क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ रहा हूँ उससे आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। ओके और बीच बीच में व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले साल के क्वेश्चंस जो हैं जीएस के, आप वो कोशिश कर सकते हो। उससे आपको आइडिया लगते रहेगा कि जो आप पढ़ रहे हो या जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो उससे कितना आप आंसर कर पा रहे हो। और उसको वो क्वेश्चंस जो आपको मिल जाएंगे यूपीएससी की वेबसाइट पे, यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, चाहे आप सीडीएस का सॉल्व करिए चाहे बाकी पेपर्स का। सो दैट यू कैन डू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग का या फिर रेलवेज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जीएस के, वो भी आप देख सकते हैं। तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि वेयर डू यू स्टैंड, कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। जो जनरल क्वेश्चंस हैं जीएस के, जीके के क्वेश्चंस कितने अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हैं। तो उसको भी बीच बीच में कम से कम एटलीस्ट वीक में एक बार आप ज़रूर उसको सॉल्व करते रहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।